नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों 19 दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट में जेल वार्डन का जो परीक्षा हुई थी उसमें मैंने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। यानी हिंदी के जो प्रश्न आए थे 37 प्रश्न आए थे। 37 प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लिया है। देख लीजिए, जिन बच्चों ने सुबह की शिफ्ट में पेपर दिया था वो अपने हिंदी वाले पोर्शन को मिला सकते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पर 100% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको सही प्रश्न देने वाला हूँ, सही उत्तर देने वाला हूँ। चलिए, पहला प्रश्न था जो परीक्षा में पूछा गया था, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग घास खा रहा है, तो यहाँ पे ब्लैंक जगह में आपको इन चारों में से एक भरना है। यहाँ पे बछड़ा, शिशु, बच्चा, शावक, तो इन चारों में से जो उचित होगा वो आपको यहाँ पे भरना है। देखिए, बछड़ा, गाय के लिए हम बछड़ा लगाते हैं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शिशु यहाँ पे आ जाएगा, यानी बी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, शिशु, ठीक है। बच्चा यहाँ पे आएगा नहीं, और शावक शेर के बच्चे के लिए होता है, तो यहाँ पे कौन सा आपको टिक करना है? आपको बी विकल्प टिक करना है, शिशु। मृग शिशु घास खा रहा है, तो बी विकल्प यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 2 में कन फटा इस समास भेद का उदाहरण है। यानी कन फटा या कन कटा, कन कटा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कन फटा या कन कटा एक ही बात है, दोनों में बहुब्रीहि समास होता है, यानी ए विकल्प सही होता है। ज़्यादातर बच्चों को ये प्रश्न पता नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को या तो छोड़ के आए होंगे या फिर गलत करके आए होंगे। तो जिन बच्चों ने ए विकल्प चुना है एकदम सही उत्तर चुना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था, बहुत ही सरल प्रश्न है। निम्न में कौन सा समास विग्रह वाला पद है? समास विग्रह, तो यहाँ पे नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण, शूरवीर। तो यहाँ पे जो समास विग्रह वाला है तो कार्य में दक्ष, ठीक है। यहाँ पे विभक्ति वाले चिन्ह यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बी विकल्प यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है। तो देखिए, जो जितने भी बच्चे हैं साहित्य अकादमी प्रश्न से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप शुरुआत से साहित्य अकादमी पुरस्कार जो शुरुआत से दिए गए हैं और अब तक वर्तमान तक सभी बच्चे कल वाले शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, तो देख लीजिएगा। साहित्य अकादमी के सारे पुरस्कारों को देख लें, शुरुआत से अब तक के, वर्तमान तक के। तो यानी ये विनायक रचना थी, ये उपन्यास था इनका, जिनके लिए 2014 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। तो ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, तो ये प्रश्न नंबर 7 से 11। तो यहाँ पे 7 से 11 के लिए यहाँ पर निर्देश दिए हैं। निम्न अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये यहाँ पे मैंने इस अनुच्छेद को पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पर उत्तर टिक कर दिए हैं। तो आप क्या करना है आपको, कि आपको डायरेक्ट उत्तर देखने हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो 7वां प्रश्न है जो अनुच्छेद पर आधारित है, तो यहाँ पर पूछा विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। तो 7वें प्रश्न में मैंने अनुच्छेद पढ़कर ये प्रश्न लगाए हैं, आप पढ़ के लगाए होंगे। तो यहाँ पर 7वें का उत्तर जो हो जाएगा बी विकल्प हो जाएगा। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है, यानी ये कथन असत्य है, ठीक है। यही पूछा है, कथन असत्य है, तो बी वाला विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, ये भी हमारा अनुच्छेद पर आधारित है। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता? तो ऑप्शन हमारे पास दर्शन, विज्ञान, साहित्य, इतिहास। ये तो हमें अनुच्छेद को पढ़ने के बाद विज्ञान इस पर सही उत्तर लगाएंगे, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न हम लगाते हैं। प्रश्न नंबर 9, यहाँ पर पूछा है न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो जो अनुच्छेद में क्वांटम फिजिक्स की वजह से परिष्कृत हुआ, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा, देखिए अनुच्छेद पर आधारित ही प्रश्न नंबर 10 है। यहाँ पर पूछा गया है, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पर अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हमें गुरुत्वाकर्षण यानी न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है उसका प्रयोग होता है। सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, ये भी अनुच्छेद पर आधारित है। यहाँ पर पूछा है किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो इसको झूठा करार दिया गया था क्वांटम फिजिक्स के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को झूठा करार दिया गया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा संशोधन करके वो एकदम सही हो गया। क्वांटम फिजिक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 है,
तो यहाँ पे देखिए 12वें प्रश्न में पूछा है परिवर्तन, परिवार न उपसर्ग है, यानी एक परिवर्तन है एक परिवार है, इन दोनों में उपसर्ग, यानी उपसर्ग होते क्या हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, प्रीफिक्स जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे परि उत्तर हो जाएगा परिवर्तन परिवार, तो परि उत्तर इसका एकदम सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता लिखी है, उस ने लिखी है, उस ने ये आता तो सही हो जाता, तुमने, किसने। तो यह कविता किसने जब लगाते तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है नहीं, विराम का चिन्ह है, पूर्ण विराम है, तो मैंने यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यह कविता मैंने लिखी है, तो इस ब्लैंक की जगह में मैंने एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। तो हमारे पास 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आए होंगे और कुछ बच्चे जिनको नहीं पता है वो छोड़ के भी आए होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद इसका एकदम सही उत्तर। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक मुल्ला दाऊद को माना, यानी सी विकल्प सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। देखिए ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 15 पे पूछा गया है उद्घाटन का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे ये हमारा उद्घाटन जो संधि विच्छेद बताना है आपको, ये हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा उत्घाटन। ठीक है, उत्घाटन व्यंजन संधि जिन बच्चों ने पढ़ी है उनको पता होगा और वो बच्चे सही उत्तर लगा के आए होंगे, बी विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला है 16। यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से सामासिक पद चुनिए। वायुवेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च, पद से भ्रष्ट। यानी ये 3 विकल्प हैं बी सी डी, ये समास विग्रह के हैं, लेकिन सामासिक पद जो है वायुवेग है। ठीक है, तो ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, बच्चे जिन बच्चे ने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी वो बच्चे इस प्रश्न को सही करके आए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट की गलती है, ये जो बिंदी लगी है हाँ पे, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और तीसरा विकल्प जो सी है एकदम सही उत्तर है इसका। ठीक है, एकदम सही वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो हमारे पास 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हिम तरंगिनी के लिए, सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित सभी विजेताओं को पढ़ लीजिएगा वर्तमान तक, जब से शुरुआत हुई तब से। ज्ञानपीठ पुरस्कार जितने भी हैं उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इनको पढ़ लें। साहित्य में जो भारत में पुरस्कार दिए जाते हैं सब बच्चे पढ़ लें उसको, तो सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। यहाँ पर पूछा है तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है। तो इसका जो सही उत्तर है बी, ये त्रिलिंग। त्रिलिंग ये संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का ये शब्द है त्रिलिंग, इससे तेलुगु शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, देखिए प्रश्न नंबर हमारा ये 20। ठीक है, प्रश्न नंबर 20। यहाँ पे पूछा गया है भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। यानी भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आर्टिकल 348, यानी अनुच्छेद 348 के अंतर्गत दी गई है, सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। हमारे पास रामचंद्र का, कविप्रिया, रसिकप्रिया और विज्ञान गीता। तो यहाँ पे इसका सही राम काव्य के अंतर्गत रामचंद्र का इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, इजी प्रश्न था। और दोस्तों जो हिंदी आई थी, हिंदी बहुत ही सिंपल वाली हिंदी है और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको थोड़ा सा डाउट भी उसमें हो। जिन बच्चों ने थोड़ी सी भी मेहनत करी है हिंदी के 37 में से 37 प्रश्नों को भी सॉल्व करके आए होंगे। तो निम्न वाक्यों में खालिस्तान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला,
सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो तभी किसी ने क्या कहा, इन तिलों में तेल नहीं। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए विकल्प चुना है एकदम सही उत्तर चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 कहता है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, तो गंवार तो कहते नहीं है, गंवारा नहीं कहते हैं, देहाती नहीं कहते हैं, ग्रामीण व्यक्ति कह देते हैं। ठीक है, ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे बी विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा भी इसमें हमें दिमाग चलाना नहीं था। अगला है 25वां, निम्न में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता। तो काका का हमेशा काका ही रहता है, चाचा का हमेशा चाचा रहता है, फूफा का हमेशा फूफा रहता है, ये इनका वचन एक सा रहता है। ठीक है, लेकिन बेटा की जगह पे बेटा लिखा है, बेटा एक वचन शब्द है, बेटा का हम बहुवचन बना सकते हैं, बेटे बेटे कर सकते हैं या बेटों कर सकते हैं। लेकिन काका का जेंडर चेंज कर सकते हैं, लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन एक वचन बहुवचन नहीं कर सकते। काका हमेशा काका एक वचन में ही लिखा जाता है, चाचा एक वचन में लिखा जाता है, फूफा एक वचन में। लेकिन बेटा को हम यानी बेटे लिख देते हैं या बेटों लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है यहाँ पे बेटा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। यहाँ पे पूछा गया है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया। देखिए इस शिफ्ट में साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं अभी तक, 26वें प्रश्न तक 3 प्रश्न आ गए इसमें। तो यहाँ पे 1970 में इनको प्रदान किया गया था, सन 1970 में रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार, राइटर, उनकी बुक और किस वर्ष में दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 3 चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27 कहता है, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। देखिए पुत्र बीच में आना चाहिए, यहाँ पे अवनी आ गया तो ये पहला विकल्प तो जाएगा नहीं। ठीक है, सुता, सुता माने पुत्री होती है, तो ये विकल्प नहीं बचेगा। अब हमारे पास 2 विकल्प रहते हैं, एक बी और एक सी। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी के लिए हम सुधा नहीं लगा सकते, तो ये गलत हो गया। हमारे पास कौन सा विकल्प बचा, बी विकल्प। पार्वती के लिए रुद्राणी, पुत्र के लिए नंदन और पृथ्वी के लिए अवनी। ठीक है, सुधा होती है प्यास, ठीक है, पिपासा। तो यहाँ पे 27वें प्रश्न के लिए बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी बहुत ही सिंपल थी, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हुए प्रश्नों को करते जाना है। तो ये प्रश्न नंबर 28 है आपके स्क्रीन पर, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो विज्ञान यानी बे प्लस ज्ञान होता है, बे प्लस ज्ञान यानी विशेष ज्ञान। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 29 में पूछा, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना। तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शहरपा को माना, शहरपा। ठीक है, तो बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम कवि किसे कहते हैं, शहरपा को। और सूफी प्रथम कवि अशायत। ठीक है, सूफी प्रथम कवि यानी मुस्लिमों के जो कवि हैं अशायत हैं पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 यहाँ पर पूछा, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। महाजन होता है महाजन, तो यहाँ पर ई जोड़ दिया तो यहाँ पे महाजनी हो जाएगा, यानी बी विकल्प, इसमें बी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। प्रत्येक, तो यहाँ पे प्रत्येक में प्रति प्लस एक, तो यह आता है यर लव, यर लव किस में आते हैं, यर संधि में आते हैं। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रति एक, तो यहाँ पे यर संधि हो जाएगी, सी विकल्प होगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 पूछता है, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। देखिए जाता, घर में यानी जाता क्या है, यहाँ पे क्रिया है, सहायक क्रिया हूँ हो जाएगी, सी विकल्प। तो मेरी जो ऑफलाइन क्लास जिन बच्चों ने ली है वो भली बात ऐसे प्रश्नों को जानते होंगे, बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 में पूछा गया है, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनता है। तो राष्ट्र में ई जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय हो जाता है, तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, राष्ट्रीय। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में पूछा है, कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किन के बीच किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, आपको ऑप्शन से भी ये प्रश्न आता होगा। तो यानी सही संबंधियों को दिया नहीं जाता, अध्यापक छात्रों को नहीं दिया जाता, और आपसी घनिष्ठ संबंधियों को भी नहीं दिया जाता। शासकीय अधिकारियों के बीच ये होता है, जिसे हम अर्ध सरकारी, यानी एक कंपनी का कर्मचारी दूसरी कंपनी को, या एक डिपार्टमेंट का कर्मचारी दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी को भेजता है, वो अर्ध शासकीय पत्र कहलाता है। तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है,
यहाँ पे प्रश्न नंबर 35 में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किस पंक्ति कवि की है, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये कवि जो रैदास हैं, संत रैदास, उनकी पंक्तियाँ हैं, यानी बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, यहाँ पर पूछा निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, तो यहाँ पर सर्वत्र, ये जो बी विकल्प है ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 36 प्रश्न हो चुके हैं, एक अंतिम प्रश्न बाकी है, उसे भी देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न में पूछा है कि निम्न शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द यानी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल शब्द, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। तो यौगिक होता है ऐसे शब्द जिनको हम अलग अलग करें तो वो उनके अर्थ अलग अलग हैं, जैसे विद्यालय है, देवालय है, गौशाला है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। गाय और शाला, विद्या प्लस आलय, तो ये यौगिक में आएंगे। मूल शब्द कैसे होते हैं, जैसे मैंने घर लिखा तो ये मूल शब्द, ऐसे अलग अलग करेंगे तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे कमल लिखा मैंने, तो अलग अलग करेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा, ये मूल में जाएगा। तो देखिए पंकज और हाँ, और योग रूढ़ में कौन से जाएंगे, योग रूढ़ में जो बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द होते हैं योग रूढ़ में चले जाते हैं। तो पंकज तो योग रूढ़ में चला गया, मुरलीधर ये भी किस में जाएगा, बहुब्रीहि समास में जाएगा, योग रूढ़ में, ठीक है। तो ये दोनों ए और बी तो योग रूढ़ में चले जाएंगे, योग रूढ़। और बाकी का पुस्तक ये बचा रूढ़ शब्द, ये रूढ़ है। और परम औषधि, परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि, ये अलग हो जाए तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरे 37 प्रश्नों को एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ आपको करा दिया है, ठीक है। यदि फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रश्न में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, जल्दी से कर दीजिए लाइक। 20 तारीख की शिफ्ट में आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। और दोस्तों हिंदी में आपको थोड़ा सा भी डरना नहीं है, हिंदी का आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करके आओगे, बस थोड़ा सा प्लस एप्टीट्यूड आया, प्लस एप्टीट्यूड पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। दोस्तों आज के इस लेक्चर को यहीं पर विराम करते हैं। विराम करने से पहले तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए।